इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ सब्जियां काट रही होती है और वो साथ ही साथ खाना भी पका रही होती है। उसके बाद वो उस खाने को टेस्ट करती है और साथ ही साथ वो टाइम को देखते हुए कहती है कि अरे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और हम उस रूम में देखते हैं एक बंदा सो रहा होता है और वो लड़की उसे ही जाके उठा रही होती है। वो कहती है कि जल्दी उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम अगर लेट उठोगे तो तुम ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाओगे फादर। और फादर सब सुनते ही उस लड़के के कान खड़े होते हैं और वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है। ये सुनकर उस लड़की को एक चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है जल्दी आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। फिर हमें प्रोटैगनिस्ट बताता है 2 महीने पहले ही मैंने एक फादर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और अचानक से मुझे एक बेटी मिल गई। फिर वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि 10 साल पहले रिफ्ट खुलना शुरू हो गए हमारे शांतिपूर्ण अर्थ पे। और हम देखते हैं कि एक रिफ्ट एक शहर के बीच में खुली होती है जिसे देखकर बाकी सारे बंदे वहां से भाग रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल रहे होते हैं जो हमारे प्लेनेट के सारे ह्यूमंस को मारने के लिए आए थे। लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे बहुत सारे लोग अवेकन होने लगे और उन्हें बहुत सारे सुपर ह्यूमन पावर्स मिली और हम उन्हें हंटर कहते हैं। और वही हंटर्स इन रिफ्ट के अंदर जाके इन मॉन्स्टर को मारते हैं जिसकी वजह से रिफ्ट बंद हो जाती है। और साथ साथ हंटर्स को एक सिस्टम विंडो मिली बिल्कुल एक गेम की तरह जिसमें वो अपनी स्किल्स और फिजिकल पॉइंट्स को देख सकते हैं। और हम एक पार्टी को देखते हैं जो एक रिफ्ट को रेड करने के लिए जा रही होती है। तभी उनका कैप्टन कहता है चलो अब चलते हैं। फिर पोटेंक्स हमें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम ली डोजोन है। वो एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी स्पेशल स्टार से कनेक्ट करने की क्षमता नहीं थी। मैंने मिलिट्री में बहुत सारा सहयोग किया लेकिन उसके बाद मैंने 3 साल तक पढ़ाई की जिसकी वजह से मुझे सियोल के एक रिफ्ट मैनेजमेंट एजेंसी में जॉब मिल गई और मैं अब एक मैनेजमेंट टीम का एक न्यू मेंबर हूं। और तभी हम लीडोजन को देखते हैं जिसे कोई चिल्लाते हुए कहता है हे लीडोजन, तुमने अपनी रिपोर्ट में क्या किया, जल्दी से इधर आओ। फिर लीडोजन कहता है यस सर। फिर अपने बॉस के पास जाता है जहाँ पे उसका बॉस कहता है तो उन्हें काम सीरियसली करना चाहिए और लीडोजन उससे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर लीडोजन के बारे में बताया जाता है कि वो एक एब्सेंट माइंडेड का पर्सन है। फिर ली कहता है मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 1 साल तक रगड़ के काम करने के बाद मुझे आखिरकार एक टास्क मिल ही गया। मुझे एक बंदे को रिफ्ट के अंदर मैनेज करना है। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकल असेसमेंट है ये। फिर वो अपने फ़ोन में पढ़ के कुछ बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है ये तो एक स्काउट मिशन है रिफ्ट के अंदर, क्या मुझे गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट के एक रिफ्ट के अंदर जाना पड़ेगा? लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाता है जो उसे हिट कर देता है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। वो कहता है क्या मैं एक ट्रक से हिट हो गया हूँ? और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली की आंखें खुलती हैं। वो कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? फिली कहता है जब मैं उठा तब मैंने अपने आप को एक मूरी वर्ल्ड में पाया था। मुझे हज़ारों बार इस मूरी वर्ल्ड में मारा गया लेकिन मैंने उसकी वजह से एक स्किल सीख लिया जो मेरे यहाँ आते ही मेरे साथ था, जिसकी मदद से मैं जिस दिन मरता मैं उसके 24 घंटे पहले फिर से रिवाइव हो जाता। ये बस एक पॉकेट वॉच की तरह है। लेकिन बार बार लगातार मैंने इन लोगों से लड़ाई की जिसकी वजह से मैंने इन लोगों का एक पहाड़ बना दिया। लेकिन अब मुझे मेरी मेमोरीज तक याद नहीं है आखिरकार मैं अब क्या बन चुका हूँ। लेकिन मैं मूरी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन चुका हूँ अब। और मूरी वर्ल्ड के लोगों ने मुझे एक निकनेम दिया है जो है हेवनली डीमन। फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी स्वॉर्ड के साथ बैठा होता है। वो कहता है आखिरकार मैंने क्या पाया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? और तभी उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं एक हॉस्पिटल के अंदर। फिर वो कहता है मैंने अचानक से अपने आप को ट्रांसपोर्ट हुआ पाया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं मार्शल वर्ल्ड से अर्थ पे आ चुका था। फिर ली उस हॉस्पिटल से जाने लगता है जिसे देखकर वो नर्स कहती है सर रुक जाइए, आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, आपको दर्द होगा। फिर वो डॉक्टर कहता है सर सर, लेकिन वो चला जाता है। फिर नर्स उस डॉक्टर से कहती है कल इस बंदे को एक ट्रक ने उड़ा दिया था जिसकी वजह से इसकी 17 घंटे तक ऑपरेशन चली, क्या ये अभी भी सही है? जो डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता। फिर ली कहता है मेरे मेमोरी में साउथ कोरिया ब्लरी ब्लरी है, तो चलो अब जिंदगी को एक नई सीरीज से शुरू किया जाए। फिर वो अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो ही चुका हूँ कि मुझे पैसे और खाने की चिंता नहीं करनी होगी। फिर हमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी सारी चीज़ें एकदम मैक्स पे होती हैं और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैंने पुरानी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मारा है। मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया उन्हीं ने मुझे धोखा दे दिया था। मैं वहाँ पे इतनी बार मरा हूँ कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इस लाइफ में मैं एक पीसफुल ज़िंदगी जीऊँगा और एक ऑर्डिनरी लाइफ। फिर वो जाते हुए वहाँ से कहता है मैं एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी चाहता हूँ इस बार भगवान। फिर हमें सियोल सिटी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे ली का कोई वेलकम करता है। ली का ऑफिस आया देखकर वहाँ के सारे स्टाफ बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि उसका बॉस भी कहता है हे क्या तुम ठीक हो? फिर ली कहता है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहाँ का स्टाफ कहता है हे इसे देखकर तो लगता है कि इसे चोट ही नहीं लगी है। फिर उसका बॉस ली से कहता है हे क्या तुम्हें कल ट्रक ने नहीं उड़ा दिया था? फिर वो कहता है हाँ उड़ाया तो था। और ली तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। और हाँ मैंने तो अब ध्यान दिया कि तुम तो मुझसे लंबे भी हो चुके हो। फिर ली कहता है हाँ ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया।
उसका बॉस कहता है, हे क्या तुम साथ में ली हो? फिर ली कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं कोई और हूँ? मैं ली डोजुन हूँ। फिर ली कहता है, आखिरकार मेरी डेस्क कहाँ है? कल ट्रक के एक्सीडेंट के बाद मेरी मेमोरी थोड़ी ब्लर हो चुकी है। उसका बॉस कहता है, तुम्हारी मेमोरीज जा चुकी हैं, मुझे तुम थोड़ा अजीब लग रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ली डोजुन हो ही नहीं। हम वहाँ पे एक लेडीज स्टाफ को देखते हैं जो ली को देखते हुए कहती है, तुम पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर उसका बॉस वहाँ पे फिंगरप्रिंट मशीन को बुलाता है और वो कहता है, इसमें अपने फिंगरप्रिंट लगाओ, अगर ये मैच हुआ तो ही मैं तुम्हें बिलीव करूँगा कि तुम ली हो। फिर ली उस फिंगरप्रिंट मशीन में अपना फिंगरप्रिंट डालता है और फिर उस मशीन से आवाज़ आती है, नाम ली डोजुन वेरीफाइड हो चुका है। और ऐसा करते वो बहुत बार ऐसे ट्राई करते हैं लेकिन हर बार वेरीफाइड ही आ रहा होता है। उसका बॉस कहता है, आखिरकार कोई पर्सन एक दिन के अंदर इतना चेंज कैसे हो सकता है? फिर वो लेडी स्टाफ कहती है, क्या तुम्हारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं? फिर उसका बॉस लेडी स्टाफ से पूछता है, हे क्या तुम ये बता सकती हो कि एक बंदा एक दिन के अंदर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? फिर वो लेडी कहती है, मुझे कैसे पता होगा? फिर ली कहता है, हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी डेस्क कहाँ पे है? लेकिन तभी उसका बॉस उसे मना करते हुए कहता है, हे रुको रुको, आज तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम घर चले जाओ, क्योंकि वैसे भी मैंने तुम्हारी अटेंडेंस में रजिस्टर कर दिया है कि तुम आज इस ऑफिस नहीं आओगे। फिर वो उसे वहाँ से ढकेलते ले जाते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ली कह रहा होता है, नहीं मैं खुद ही चला जाऊँगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली पैदल ही अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो सीढ़ियों चढ़ते हुए अपने रूम के पास पहुँच जाता है। फिर वो अपने रूम के लॉक को देखते हुए कहता है, मेरा पासवर्ड क्या था? लेकिन तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, आखिरकार कौन है? इस आवाज़ को सुनकर ली बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। तभी उस रूम के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। वो कहती है, अंकल क्या आप हो? ये सुनकर ली कहता है, क्या अंकल, आखिरकार तुम कौन हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रूम के अंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। फिर ली कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम मेरे बड़े भाई और उसकी गर्लफ्रेंड की बेटी हो? फिर लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे भाई की गर्लफ्रेंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो तुम्हारा ये कहना है कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ आके मेरे साथ रहो, और साथ ही साथ मैंने तुम्हें अपने रूम का पासवर्ड भी दिया है ताकि तुम यहाँ पे आ सको। फिर वो लड़की एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, हाँ। फिर ली कुछ सोचते हुए कहता है, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? तो वो लड़की कहती है, नहीं नहीं, पहली बार ही हम मिल रहे हैं आमने सामने। फिर ली थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तो तुम्हारे पास कोई फैमिली नहीं है? तभी वो लड़की कहती है, मेरी माँ तो अनाथ थी, इसलिए मैं अब किसी के साथ तो नहीं रह सकती हूँ। फिर वो टेबल पे रखे खाने को देखते हुए कहता है, आखिरकार ये क्या है? तो वो लड़की कहती है, ये उर्मिची है, ये मैंने आपके लिए बनाया था, जब वो ऑफिस से लौट के आओगे तब आप इसे खा सको। फिर ली कहता है, मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता हूँ। फिर लड़की थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन तुमने तो कल कहा था, और वो ये कहकर अपना फ़ोन हमारे ली को दिखाती है। ली कहता है, आखिरकार ये क्या है? फिर लड़की कहती है, तुमने 2 दिन पहले कहा था कि मैं यहाँ पे आके रह सकती हूँ। फिर ली उसे बताता है कि मैं कल ही हॉस्पिटल से आया हूँ क्योंकि मैं कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर लड़की चौंकते हुए कहती है, क्या कार एक्सीडेंट? फिर ली कहता है, हाँ मुझे ज़्यादा कुछ इंजरी तो नहीं आई, बस थोड़ी मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। फिर लड़की कहती है, क्या तुम अब ठीक हो? तो ली कहता है, हाँ मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। फिर ली जिस कप में चाय पी रहा था वो उस कप को धोते हुए कहता है, मेरी प्रॉब्लम मेरी मेमोरीज हैं, इसलिए मुझे अपनी डेली लाइफ को पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और इसका मतलब यही है कि मैं अभी किसी और का ख्याल रखने की हालत में नहीं हूँ, तो इसलिए जब तक मैं अपने आप को नहीं संभाल लेता मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। फिर लड़की एकदम से कहती है, चलो ठीक है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। फिर ली कहता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? फिर लड़की हमारे ली से कहती है, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती प्लीज़ तुम मेरे फादर का एक्ट कर लो। फिर ली कहता है, क्या? फिर तभी वो लड़की ली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुमने कहा कि तुम्हारी मेमोरीज के साथ प्रॉब्लम है, तो तुम्हें अपने घर के काम करने में भी प्रॉब्लम होगा तथा खाना बनाने में भी, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैं बस यहाँ तब तक रहूँगी जब तक मैं ग्रेजुएट ना हो जाऊँ, ये बस आधे साल की बात है, उसके बाद मैं अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगी। फिर ली कुछ सोचते हुए कहता है, ये कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं है। फिर अपने पुराने समय को याद करते हुए कहता है, जब मैं मुरीबल में था तो ना तो मेरे पास कोई दोस्त था, ना तो कोई फैमिली मेम्बर, इस वजह से मैं किसी से भी बात तक भी नहीं कर सकता है, और ये तो मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है। फिर ली अपने बैग में हाथ डालते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लड़की कहती है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट? फिर ली वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट को लिखने लगता है। उसके बाद ली उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के बाद उस लड़की की तरफ बढ़ाता है। उसमें लिखा होता है कि ली उस लड़की का ख्याल तब तक रखेगा जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए, और वो लड़की ली के घर का सारा काम करेगी, और ली उसके सारे बिल्स तथा कॉलेज के फीस भी भरेगा। फिर ली उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कराना है? फिर लड़की कहती है, नहीं नहीं ये ठीक है। फिर ली उसे एक पेन देते हुए कहता है, तो ये पेन लो और इस पर साइन करो। और वो लड़की ली को चमकती हुई आंखें से देख रही होती है। फिर हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि यूनी होता है। ली उससे कहता है, तो मेरा ख्याल रखना यूनी। फिर यूनी कहती है, हाँ मैं आपका ज़रूर ख्याल रखूँगी। फिर यूनी कहती है, क्या आपसे मैं तुम्हें फादर बुला सकती हूँ? फिर ली अपने कमरे में जाते हुए कहता है, चलो ठीक है यूनी। यूनी कहती है, अच्छा ठीक है, तो अब से हम कैजुअली बात करेंगे। फिर यूनी उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ,
फिर यूं ही उस रूम के अंदर जाती है जहाँ पे ली गया था। वो कहती है फादर, लेकिन हम देखते हैं कि ली हमारा कपड़े चेंज कर रहा होता है, जिसे देखकर यूनी शर्मा जाती है। फिर यूनी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं गलती से आ गई। फिर ली यूनी से कहता है आखिर क्या बात है। यूनी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है फ्रिज में कुछ भी नहीं बचा है, हमें जाके सुपरमार्केट से सामान लाना पड़ेगा। ली कहता है चलो ठीक है। फिर वो अपने पर्स से अपने डेबिट कार्ड को निकाल कर यूनी को दे देता है। यूनी उस कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। फिर यूनी ली से कहती है तुम्हारी मेमोरीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी मेमोरीज में कुछ रिमेंबर हो जाए तुम्हें। ली कहता है ये अच्छा तो लग रहा है सुनने में, साथ में जाने ग्रोसरी स्टोर। फिर हमें कुछ समय बाद सुपर मार्केट का सीन दिखाया जाता है और हम उस सुपर मार्केट में देखते हैं जहाँ पर कुछ चिल्ला रहा था आज एक स्पेशल सेल है। फिर यूनी ली से कहती है आज मैं कुछ सब्जियाँ खरीदूंगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी सब्जियाँ पसंद है। फिर ली यूनी से कहता है थैंक्स। लेकिन तभी उन दोनों को पीछे से किसी का चिल्लाने की आवाज़ आती है। ली कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि उस मॉल के अंदर एक रिफ्ट ओपन हो गई थी, जिसे देखकर सारे वहाँ के सिविलियन भाग रहे होते हैं। लेकिन तब यूनी अपनी गन निकालते हुए कहती है क्या एक रिफ्ट। फिर ली से कहती है फादर यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, जल्दी से भागो यहाँ से। हम देखते हैं कि उस रिफ्ट के अंदर से एक गॉब्लिन निकलता है जो कि बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसे इतनी जोर जोर से चिल्लाता देखकर एक बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है अरे बाबा रे गोब्लिन, और उन दोनों को ऐसा करता देख ली की तो हंसी ही छूटने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योना अपनी गन के साथ एक शॉट लगाती है जो कि एक एनर्जी के वेव की तरह निकलता है, जो सीधा जाकर उस गॉब्लिन के छाती को चीरते हुए निकल जाता है। और अपनी छाती में इतने बड़े छेद को देखकर वो गॉब्लिन चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो मर जाता है। तो आजू बाजू के सिटीजन उस गॉब्लिन के पास आकर देखते हैं और कहते हैं ए मर गया क्या। एक बंदे ने तो अपने हाथ में बेड भी लिया होता है। हम यूना को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा काँप रही होती है और फिर वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। ली उसके पास आते हुए अपने मन में सोचता है तो ये एक हंटर है। फिर यूना ली से कहती है मैंने आपको नहीं कहा था यहाँ से भागने के लिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, अगर आपको चोट लग जाती तो। और फिर वो ली से थोड़ा उदास होते हुए कहती है अगली बार से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा सच में। फिर ली यूना से कहता है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आके उस गॉब्लिन को एग्जामिन कर रहे होते हैं, कोई उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है। और फिर एक पुलिस वाला कहता है एक गॉब्लिन मारा गया और कोई भी विक्टिम नहीं है। फिर वो पुलिस वाला ली के पास आते हुए कहता है हे भाई साहब क्या इस गॉब्लिन को तुमने मारा है। ली यूना को आगे करते हुए कहता है नहीं, ये मेरी बेटी ने किया है। फिर पुलिस ऑफिसर बहुत ही चौंक जाता है। वो कहता है अच्छा तो क्या आप मुझे अपना कार्ड दिखा सकती हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस तथा बैंक अकाउंट का नंबर भी दे दीजिएगा ताकि हम आपको कॉम्पोसेशन दे सकें। ली कहता है क्या कॉम्पोसेशन। फिर पुलिस ऑफिसर ली से कहता है हाँ आपने एक गॉब्लिन को मारा जिसमें आपका एक मैजिकल स्टोन खर्च हो गया और साथ ही साथ आपने सिविलियंस की भी जान बचाई, इसलिए गवर्नमेंट आपको कॉम्पोसेट करेगी आपके मैजिकल स्टोन के लिए। फिर ली अपने मन में सोचते कहता है अच्छा तो मैं इसका गार्जियन हूँ, इसीलिए मैं उससे मेरा अकाउंट नंबर मांग रहा था ताकि ये मुझे पैसे दे सके। फिर ली यूना से कहता है हे तू मुझे बताओ क्या तुम्हारा अकाउंट है। यूना कहती है हाँ तो ठीक है तुम अपना अकाउंट नंबर इन्हें दे दो, आफ्टर ऑल तुम ही ने तो इस गॉब्लिन को मारा है। ये सुनकर यूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। यूना किचन में कुछ बना रही होती है, तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है। यूना अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहती है आखिरकार ये क्या है। फिर हमें उस मैसेज के बारे में बताया जाता है कि आपको गॉब्लिन के मारने पर 50,000 वॉन और आपके मैजिक स्टोन के बदले 1 लाख वॉन, मतलब कि आपको 1.5 लाख वॉन दिए जाते हैं। फिर ली उस मैसेज को देखते हुए कहता है अच्छा तो बस एक गॉब्लिन को मारने से तुम्हें इतना सारा पैसा मिला, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मुझे अपने साथ रखना ही पड़ेगा। फिर यूना ली से कहती है ये तो बस एक लकी सिचुएशन थी, रैंडम रिफ्ट ओपन हो गया था वहाँ पे और हर बार आसान नहीं होता है एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारना। फिर यूना ली से कहती है डंजन रिफ्ट के अंदर सिर्फ वही हंटर जा सकते हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन दी हो और मेरे पास तो कोई हंटर लाइसेंस भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर ली एक अजीब सा फेस बना लेता है। फिर ली यूना से कहता है मेरे पास एक कल्टीवेशन टेक्निक है, क्या तुम सीखना चाहती हो। यूना को कुछ समझ नहीं आता है। यूना कहती है कल्टीवेशन, आखिरकार ये क्या है। ली उसे समझाते हुए कहता है अगर तुम अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती हो तुम बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाओगी। लेकिन यूना को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है। ली कहता है अच्छा चलो छोड़ो। फिर यूना थोड़ा चौड़ में आते हुए कहती है आप बहुत ही सरप्राइज होगी जान के कि मैं एक नेशनल हंटर एकेडमी में पढ़ती हूँ। फिर यूना खाना प्लेट में निकालते हुए कहती है मैं अभी अवेकन नहीं हुई इसलिए मैं माना यूज़ नहीं कर सकती हूँ और मैं अभी एक ऑफिशियल हंटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास माना गन का लाइसेंस है इसलिए मैं माना गन को कैरी करती हूँ। फिर ली कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम अगर एक हंटर बन जाओगे। यूना कहती है हाँ ये अच्छा तो है, लोग मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। यूना बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहती है अगर मैं एक बार अवेकन हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस होने की कोशिश करूँगी। फिर वो दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। फिर यूना ली से पूछती है फादर आप क्या काम करते हो। ली कहता है मैं सिटी हॉल में काम करता हूँ। यूना कहते हैं क्या आप एक पब्लिक ऑफिसर हो। ली कहता है हाँ लेकिन क्यों। यूना कहते हैं कुछ नहीं, बस मुझे चिंता हो रही थी कि आप कहीं डेंजरस काम तो नहीं करते हो। फिर यूना ली की तरफ एक खाने की प्लेट को बढ़ाते हुए कहती है ये आपके लिए है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली सिटी हॉल में आया होता है। वो अंदर आके सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। तब इसका बॉस कहता है ली डोजुम क्या तुम आज अच्छा फील कर रहे हो जो तुम काम पे आए हो। ली कहता है हाँ सर मुझे अब ठीक लग रहा है, मैं ऐसे ही तो कि बिस्तर पे पड़ा तो नहीं रह सकता हूँ। लेकिन उसका बॉस थोड़ा ज्ञानी बनते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है,
लेकिन फिर भी तुम यहाँ आए हो, लेकिन हमारे लिए हेल्थ पहले आता है। चलो ठीक है, तुम्हें अपने डेस्क तो याद है ना। ली जैसे ही अपने डेस्क पे बैठने जाता है तो उसका बगल का बंदा कहता है, हे क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ली कहता है क्या। फिर वो बंदा कहता है, अच्छा तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ली कहता है, हाँ मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम उसके बॉस को देखते हैं जो घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी एक ऑफिस का स्टाफ अपने बॉस से कहता है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, हंटर्स बहुत ही ज़्यादा देर लगाते हैं। तो बॉस कहता है, हाँ वो तो बस एक एफ रैंक का हंटर है। लेकिन वो एम्प्लॉय कहता है, हाँ लेकिन वो हंटर तो है। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई कहता है, मुझे माफ़ करना। फिर हमें उस लड़की बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा हफ रही होती है। हमें इस लड़की को पूरी तरह दिखाया जाता है, ये कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गई। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।